फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। पहला न्यूज़ है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इज डायरेक्ट साइफनिंग ऑफ स्कूल स्कॉलरशिप। तो एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की थी इंडियन एक्सप्रेस ने। तो उसमें पता चला कि सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड में जो भी स्कॉलरशिप आती थी, सेंट्रली फंडेड स्कॉलरशिप, वो उन बच्चों तक ना जाकर एक नेक्सस बना रखा था बैंक स्टाफ, मिडिल मैन, स्कूल एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में। तो वो आपस में उन पैसों को बांट लेते थे और जो एक्चुअल स्कॉलरशिप जानी होती थी या तो वो बहुत कम जाती थी या तो वो जाती ही नहीं थी। तो स्कॉलरशिप किसने अप्रूव की थी? इट वॉज अप्रूव्ड बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स थ्रू द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ठीक है। तो अब ये सेकंड न्यूज़ आती है। पाक एडमिट्स टू पुलवामा, टाइम वर्ड यूनाइट्स टू स्टैम्प आउट टेरर, इट्स बैकर्स पीएम। ये कहाँ पर पीएम ने बात बोली है? तो पीएम ने बोली, स्पीकिंग एट द राष्ट्रीय एकता दिवस परेड इन केवड़िया टू मार्क द 145th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो वहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड में ये बात बोली है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, ही वुड अर्ज सच पॉलिटिकल पार्टीज टू desist फ्रॉम सेल्फिश पॉलिटिक्स बिकॉज by playing into the hands of anti-national forces knowingly or unknowingly and becoming their pawns they can't protect the interest of the nation or their own party। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। वेडिंग में 200 गेस्ट आ सकेंगे, ये एक न्यूज़ है। चार चपोरस, ये क्या होता है? It refers to the riverine sand belts of the Brahmaputra that are populated mostly by Muslims of Bengali origin, a community which is colloquially and disparagingly referred to as Mia in Assam। तो असम में वहाँ पे एक कलक क्षेत्र भी है। वो क्या है? वो एक कल्चरल इंस्टीट्यूट है जो कि नेम किया गया है आफ्टर वैष्णवाइट रिफॉर्मर शंकरादेव। तो आप याद रख सकते हैं चार चपोरस और ये कला क्षेत्र जो कि वैष्णवाइट रिफॉर्मर शंकरदेव के आफ्टर नेम किया गया है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। ट्राई टू सब्सटीट्यूट फॉरेन ब्रांड्स विद लोकल, प्राइम मिनिस्टर। तो अभी लबासना में ये प्राइम मिनिस्टर एड्रेस कर रहे थे सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स जो कि इस बार आए हैं मसूरी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि आप कोशिश करिए कि जो भी आप पर्सनल सामान यूज़ करते हैं, क्या वो आप मेड इन इंडिया उसके ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। ये उन्होंने एक एक्सरसाइज दी क्योंकि वो चाहते हैं जो भी आत्मनिर्भर भारत है उसमें सिविल सर्विस ऑफिसर्स का भी पूरा योगदान रहे। तो ये अब स्पाइस जेट जो भी सी प्लेन, जो पहली सी प्लेन सर्विस शुरू हुई है फ्रॉम द साबरमती रिवर फ्रंट एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले उसके पैसेंजर थे, तो अब उनको काफ़ी सारी बुकिंग्स मिल गई हैं और इसमें कुछ बुकिंग्स प्राइज्ड होंगी अंडर द उड़ान स्कीम। तो हम देख लेते हैं उड़ान स्कीम के बारे में। उड़ान स्कीम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, ये लॉन्च की गई थी एज अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन सिविल एविएशन इन 2016। ये इनोवेटिव स्कीम है टू डेवलप द रीजनल एविएशन मार्केट। The objective of the scheme is to create affordable yet economically viable and profitable flights on regional routes so that flying becomes affordable to the common man even in small towns। जो फ्लाइट है वो बहुत महंगी होती है तो वो सस्ती होनी चाहिए ताकि कॉमन मैन भी अफोर्ड कर सके फ्लाइट में जाने के लिए। ठीक है। द स्कीम envisages providing connectivity to unserved and underserved airports of the country through the revival of existing airstrips and airports। स्कीम ऑपरेशनल होगी 10 सालों के लिए। अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स वो एयरपोर्ट्स होते हैं जहाँ पर विच डू नॉट हैव मोर देन वन फ्लाइट अ डे, और अनसर्व्ड वो होते हैं जहाँ पर कोई भी ऑपरेशंस ना हो। और अभी उड़ान का 4.0 वर्जन लॉन्च हुआ था। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। यहाँ अभी आपको पता होगा कमीशन बन रही है एयर पोल्यूशन से डील करने के लिए, और ईपीसीए को उसके बाद डिसॉल्व कर दिया जाएगा और बाकी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, वो सब उसके अंडर आएंगी। तो अब यहाँ पर एक सोशल एक्टिविस्ट है एमसी मेहता, उन्होंने 1985 में रिट पिटीशन फाइल की गई थी और उस केस को बोलते हैं एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद बहुत सारे इन्वायरमेंटल केसेस को लेकर डिसीजन आए, उसके बाद ईपीसीए भी बनी। तो अब इनका कुछ कहना है, with the center now bringing a new ordinance for the setting up of commission for air quality management in the national capital region and adjoining areas, a body that will see the EPCA getting dissolved। Mehta says the battle against air pollution lacks not laws or committees but political will। उनका कहना ये है कि laws और committees तो बहुत है, बस political will की वजह से ही हम एयर पोल्यूशन को टैकल नहीं कर पा रहे। तो अगर हमें एयर पोल्यूशन को लिटरली टैकल करना है तो हमें पॉलिटिकल विल चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला, फॉर एग्जांपल स्टबल बर्निंग को आप ले लीजिए, फार्मर्स के पास रिलेवेंट क्वेश्चन है कि उन्हें ही क्यों टारगेट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो पोल्यूशन आता है उससे क्यों नहीं टारगेट किया जाता है। लेकिन
जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी उनका कहना है, द कमीशन अनलाइक द ईपीसीए हैज द पावर टू अपॉइंट ऑफिसर्स एंड आईजीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आर आल्सो मेंबर्स ऑफ द बॉडी। अब डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस ईपीसीए और इस कमीशन में क्या होगा? अ की डिफरेंस बिटवीन द न्यू कमीशन एंड द ईपीसीए, वो साइज, कॉम्पोजिशन और पावर्स का होगा। एडिशनल सेक्रेटरी का कहना है कि इसमें 17 मेंबर्स होंगे, इसमें से कुछ मेंबर्स नीति आयोग, इसरो और एनजीओ से भी होंगे, लेकिन ईपीसी में सिर्फ 7 मेंबर्स थे जिसमें से 2 परमानेंट थे। वाइल ईपीसी हैड सम पावर्स, द कमीशन के पास पावर भी होंगे, ड्यूटीज भी होंगे, विच मीन्स इट इज अकाउंटेबल एंड हैज टू शो रिजल्ट्स। ठीक है, अब कमीशन भी सुओमोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन ईपीसी था वो भी सुओमोटो कॉग्निजेंस ले सकता था। तो इनका कहना है जो भी एक्सपर्ट है, बट इन 2 decades द ईपीसी डिड नॉट टेक अ सिंगल सुओमोटो एक्शन and did not receive any complaints. The EPCA has been failure not just of governance but also of civil groups. They did not address citizen grievances at all, which they were meant to do. अभी तो टाइम ही बताएगा कि ये बॉडी कितनी इफेक्टिव होती है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पे सीजीआई का कुछ कहना है कि ई हेयरिंग को हर जगह अवेलेबल करना चाहिए। क्यों? सीजीआई ने कहाँ पर बात बोली, वो इनॉग्रेट कर रहे थे न्याय कौशल, जो कंट्री का पहला ई रिसोर्स सेंटर होगा एट द जुडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नागपुर। तो ज्योति नागपुर में पहला न्याय कौशल, पहला ई रिसोर्स सेंटर को इनॉग्रेट कर रहे थे। वहां पे उन्होंने कुछ बातें बोली। द ई रिसोर्स सेंटर विल फैसिलिटेट द फाइलिंग ऑफ केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन नागपुर। इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट द हेयरिंग ऑफ केसेस ऑनलाइन। तो अब सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा जब से ई हेयरिंग आई है। The CJI also inaugurated 4 chambers for lawyers at Jyoti that can be used for online hearing of cases and inaugurated a virtual court for the transport department. एक virtual court भी transport department के लिए launch की गई है जो कि deal करेगी with the traffic challenge. After the onset of pandemic, hearing cases physically had become dangerous, so we got down and chalked out plan for e-hearing and managed to continue the functioning of the Supreme Court. तो यहाँ पर उन्होंने बोला ई रिसोर्स सेंटर इज अ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ मिटिगेटिंग दीज प्रॉब्लम्स। नाउ एससी कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी कोर्ट इन इंडिया, बट मोर स्मॉल सेंटर्स नीड टू बी ओपन टू इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। आई वुड अपील टू यू दैट यू शुड मोबिलाइज ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंश्योर दैट द टेक्नोलॉजी रीचेज द विलेजेस। और इनका ये भी कहना था, लेट्स मेक मोबाइल वेन्स विद इंटरनेट कनेक्शन एंड जनरेटर्स अवेलेबल फॉर मीडिएशन नॉट जस्ट लिटिगेशन। तो ये अच्छी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगी ई कोर्ट्स के बाद। अब ये एक हम बस यही आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि पहला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया है। ठीक है, और ये रियलिटी चेक इन कश्मीर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें बस यही बताया गया था कि महबूबा मुफ्ती ने कुछ वो बोल दिया गया था कि वो इंडियन फ्लैग को अनफर्ल नहीं करेंगी जब तक उनका फ्लैग उनको वापस नहीं मिल जाएगा जम्मू कश्मीर का। और एक फारूक अब्दुल्ला ने भी एक कमेंट कर दिया था कि वो चाइना में ज़्यादा रूल होना चाहेंगे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो ऑथर का यही कहना है कि ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। और आर्टिकल 370 फिर ऑथर को लगता है कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया तो एक अच्छी बात है कि अब वो वहाँ के लोग ज़्यादा इंडिया में रहना प्रेफर करेंगे, मतलब उन्हें फील होगा कि दे आर लिविंग इन इंडिया। अदरवाइज उनको ऐसे ड्रीम था कि वो एक अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हैं। तो ये सब आर्टिकल है, थोड़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये पढ़ते हैं, अम्बेडकर शोड द वे अदर्स मस्ट फॉलो। ऑन अक्टूबर 14, 1956 अपने 5 लाख फॉलोअर्स के साथ अंबेडकर रेफ्यूज ऑफ द बुद्धा में चले गए थे धम्मा एंड संघा। कमिटेड एज ही वॉज टू द रैशनलिटी एंड एम्पिरिसिज्म, ही वॉज अट्रैक्टेड टू बुद्धिज्म rational outlook tuned with morality and further strengthened by scientific temper. Its teaching of equality and solidarity and its emphasis on transforming both the self and the world through self-effort attracted him. तो अक्टूबर 14, 1956 में बी आर अम्बेडकर अपने 5 लाख फॉलोअर्स के साथ बुद्धा के रेफ्यूज में गए थे और उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि उन्हें बुद्धिज्म धर्म की रैशनैलिटी और एम्पिरिसिज्म और उसका साइंटिफिक टेम्पर, और जो कि मोरालिटी से डील करता है और स्ट्रेंथन करता है साइंटिफिक टेम्पर, वो उनको बहुत अच्छा लगा था। और जो भी बुद्धिज्म में टीचिंग होती इक्वालिटी और सॉलिडारिटी की, और उसका एम्फेसिस होता है कि अपने आप को और अब इस वर्ड को तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो थ्रू सेल्फ एफर्ट, इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया था। अब ऑथर का कहना है कि दिक्कत क्या है इंडिया में, जो इंडिया के दलित हैं। अंबेडकर वॉज द ब्राइटेस्ट थंडर बोल्ट ऑफ इंटेलेक्ट एलिसिटेड फ्रॉम द डार्केस्ट स्टॉर्म ऑफ कास्टिज्म। तो वो कास्टिज्म से उठे हुए ब्राइटेस्ट थंडर बोल्ट थे, क्योंकि वो भी दलित कास्ट के ही थे। देयरफॉर द फॉलोअर्स ऑफ द अंबेडकराइट्स मस्ट एमुलेट their leader and should give up the repeated labeling of themselves as suppressed class. By repeating such levels, they are giving an auto-suggestion that they are suppressed and therefore can't do nothing except to look for help from someone up there in the sky, or maybe waiting for another Ambedkar or Buddha to arrive to relieve them. अब ऑथर का ये कहना है
कि ये जो भी अम्बेडकराइट्स हैं ये अपने लीडर को एमुलेट करें और अपने आप को ये लेबल करना छोड़ दें कि सप्रेस्ड क्लास है, क्योंकि अगर ये सप्रेस्ड क्लास की तरह खुद को ही लेबल करेंगे तो ये हमेशा सोचते रहेंगे कि ऊपर से कोई आएगा अम्बेडकर जैसे इनको वापस से रिलीव करेगा, पर ऐसा नहीं होने वाला है। आज की ऑथर ने पैराडॉक्स बताया है, एक हैंड पे ये बोलते हैं इनके एक्सप्लॉइटेशन हुए हैं और कास्ट सोसाइटी में रहते हैं एंड दैट रिफ्यूजेस टू एक्नॉलेज देम एज इक्वल्स, ठीक है, ये आज ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर इनके एक्सप्लॉइटेशन होता है, इन इक्वल्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। ऑन द अदर वे they can be manipulated by an opportunist Dalit political style that has turned Ambedkar into an icon but betrays his ideals and practice of Buddhism। तो एक साइड तो रिजर्वेशन जो अम्बेडकर ने दिलाया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो तो ले रहे हैं और दूसरी साइड बुद्धिज्म में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो ऑथर ने बोला ये पैराडॉक्स है। वन इज रेडी टू टेक द पॉलिटिकल रिजर्वेशंस अर्न्ड बाय हिम बट नॉट हिज रिलीजन बुद्धिज्म व्हेन ही हिमसेल्फ हैज सेड दैट टू सर्व बुद्धिज्म इज टू सर्व ह्यूमैनिटी। तो ऑथर ने आगे क्या बोला है, अम्बेडकराइट शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन सेल्फ एफर्ट टू गेन सेल्फ रिस्पेक्ट। अम्बेडकराइट शुड ट्राई टू बी लाइक अम्बेडकर ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर, हाईली एजुकेटेड, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड बिलीविंग इन सेल्फ एफर्ट। वन में आस्क वाई अम्बेडकर लेफ्ट हिंदुज्म, जिसमें अम्बेडकर ने रिप्लाई किया था उन्होंने हिंदुज्म क्यों छोड़ा। आई थॉट फॉर लॉन्ग दैट वी कुड गेट रिड द हिंदू सोसाइटी ऑफ इट्स एविल्स and get the depressed classes incorporated into on terms of equality। मतलब उनका मानना था कि वो हिंदुज्म में जो भी डिफिकल्टीज है, जो भी उसकी दिक्कत है, वो उससे बाहर आ सकते हैं, मतलब हिंदुज्म अपनी दिक्कतों से बाहर आ सकता है। लेकिन फिर उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि हिंदुज्म की जो फाउंडेशन है वो इनइक्वालिटी पे ही लाई करती है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए फिर वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। और ये भी कहना है कि मोस्ट ऑफ द हिंदू लीडर्स हिपोक्रेट्स हैं हु प्रोफेस टू फाइट कास्टिसिज्म व्हाइल इन रियलिटीज दे आर कमिटेड टू इट्स रूल्स। जैसे उनका कहना है कुछ ब्राह्मणिकल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक आइडियाज वो बैकवर्ड कास्ट भी रेस करें, लेकिन वो ओलिगारिकी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनकी एक ओलिगारिकी हो। Untouchability and inequality can't be removed if education produces only slavish and selfish minded leaders। Moreover, how can we gain anything by staying in the caste system। और ये भी कहना ऑथर अम्बेडकर का कि जो भी एजुकेशन थी उससे अनटचेबिलिटी नहीं रिड्यूस हो रही थी, क्योंकि हम जो प्रोड्यूस करते हैं एजुकेशन के बाद वो सिर्फ सेल्फिश माइंडेड लीडर्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। बुद्धिज्म की क्या खूबियां बताई थी, बुद्धिज्म हैज बीन इन द सर्विस ऑफ द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड। द बुद्धास टीचिंग्स आर बेस्ड ऑन दिस फैक्ट कॉल्ड सफरिंग, द कॉज ऑफ सफरिंग, द सेसेशन ऑफ सफरिंग एंड द पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। तो चार टीचिंग्स थी, पहला कॉल्ड सफरिंग, द कॉज ऑफ सफरिंग, द सेसेशन ऑफ सफरिंग, द पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, ठीक है। दैट इज द रीजन वाई अम्बेडकर चोज द बुद्धा। अब ऑथर का और भी कहना है द मनुवादीज वांट टू कीप द मासेस इन द कास्टेस्ट रीजन सो दैट दे कैन गो ऑन एक्सप्लॉइटिंग देम। जो मनुवादीज है वो चाहते हैं मासेस हमेशा कास्टेस्ट रिलीजन में ही रहें ताकि वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकें। तो अम्बेडकर का कॉल था कि लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हों, वो इग्नोर कर दिया गया है एंड डेलिबरेटली मार्जिनलाइज्ड बाय हिज ओन कम्युनिटी लीडिंग विद फ्यू एक्सेप्शंस। It is interesting that Ambedkar fought for the right of Dalit and had a broader vision, which couldn't be inculcated by post-Ambedkar Ambedkarites. He wanted to give his people an identity so that they get out of the Varna system, but here what we see is the stimulation of the culture of Varna and caste among the Dalits। तो वो चाहते थे कि ये जो लोग हैं दलित से वर्णा सिस्टम से बाहर हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, यहाँ तक कि वर्णा में कास्ट और भी ज़्यादा डेवलप हो गई दलित्स में ही। If only constitution guarantees would have been sufficient, Ambedkar would have rested in peace। The segment morality endemic to Hinduism is oppressive to those who suffer under it। Both uneducated and educated Dalits seem to vacillate between the two discourses। On one hand, they praise Ambedkar as the system of the Dalit movement for his conversion to Buddhism, and on the other hand, they themselves stick to their old casteist life। तो ऑथर का कहना है कि जो आजकल के एजुकेटेड दलित्स भी हैं वो भी वैसिलेट करते हैं दो ऑप्शंस के बीच में। एक तरफ तो वो प्रेस करेंगे अम्बेडकर को उनके दलित मूवमेंट के लिए और उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था, पर दूसरे तरफ वो अपने ओल्ड कास्टिस्ट लाइफ में ही स्टिक करते हैं और वो चेंज नहीं करते हैं। तो ये एक आर्टिकल था। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ये बिहार इलेक्शंस पे है। यहाँ पे कुछ न्यूज़, पोलैंड में एक एबॉर्शन बैन कर दिया गया जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स का कहना है कि जो रूलिंग पार्टी है बहुत ही अथॉरिटेरियन बनती जा रही है और ये जुडिशरी भी इसी रूलिंग पार्टी के लॉयल है। While the ruling on abortion was made by a court, the protests are largely targeting the government। This is because according to the protester, the ruling is part of a shift to authoritarianism in Poland। This includes erosion of judicial इंडिपेंडेंस। तो ईयू ने भी ऐसा ही देखा गया, ईयू का भी यही क्रिटिसिज्म है कि पॉलिटिकल कंट्रोल हो रहा है ऑफ जुडिशियल डिसीजंस। अब यहाँ पे हम कुछ न्यूज़ देख लेते हैं।
एक नगर्नो काराबाख रीजन है जो कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब एक टाइफून गोनी आ रहा है फिलीपींस में, और इससे पहले फिलीपींस में हायान आया था, और ये उससे भी ज्यादा ज्यादा मैसिव हिट करेगा फिलीपींस को। थैंक यू फ्रेंड, दैट्स इट फॉर टुडे।